नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर के रूप में लेकर के आऊंगा, तो अब उस समय आ गया है। आप लोग भी तैयार हो जाएं। परीक्षा के समय हमें कैसे पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन करना है, पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ना है, तो आज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर हम बात करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और देखें, लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृतस्य महिमा पंचमः पाठः कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ध्यान रखना कि 5वां पाठ है हमारा, और जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे पाठ को पढ़ा, उसी प्रकार से इसमें भी हम शुरुआत करेंगे और पाठ के परिचय पर हम पहले प्रकाश डालेंगे। ध्यान रखना कि पाठ के परिचय में क्या क्या होता है, क्या बताया जाता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखें, सबसे पहले लिखा हुआ है पाठ परिचय। प्रस्तुत संवादात्मक पाठ संस्कृतस्य महिमा में संस्कृत भाषा तथा साहित्य की व्यापकता को लेकर एक संवाद की परिकल्पना की गई है तथा इसके माध्यम से छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाने का प्रयास भी किया गया है। संस्कृत विश्व की सारी भाषाओं की जननी है। भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृति ही है। इसका व्याकरण तथा साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत ही संतुलित, सुसंपन्न एवं सुदृढ़ है। इसी महत्व को इस पाठ में उद्घाटित किया गया है। देखिए, मैं आपको सीधा सीधी बात कर दूं कि आज का समय हमारा ऐसा हो गया है कि संस्कृत को लोग थोड़ा सा छोटी कम भाषा अपनी दूसरी नजर से देखने लगे हैं। कहते हैं अरे संस्कृत पढ़ के करना क्या है। ऐसी मानवता, ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की। हिंदी और संस्कृत को बिल्कुल ही एक तरफ किनारे पर उसको लगाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी हमारी संस्कृत की भगनी है, बहन है। ठीक, तो दोनों भाषाओं पर यहाँ चर्चा होगी, लेकिन संस्कृत हमारी मूल है यहाँ पर, तो संस्कृत पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, इसमें उन्होंने सीधा बतलाया है कि छात्रों के माध्यम से संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाना। जो रुचि हमारी कम होती जा रही है संस्कृत के प्रति, तो इस पाठ का उद्देश्य ही है संस्कृत के विषय में छात्रों को जोड़ना। अर्थात संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत के प्रति छात्रों का लगाव पैदा करना। फिर उन्होंने कहा है कि संस्कृत विश्व की सारी भाषाओं की जननी है। तो ये यहां नहीं कहा गया, ये वेदों में कहा गया। ये पाठ में लिखा है तो वो एक अलग बात है। पाठ में तो केवल सूक्ष्म रूप में लिखा है, लेकिन वेद ने भी ये कहा है कि संस्कृत सर्वे भाषायाः जननी अस्ति संस्कृतम। सभी भाषाओं की जननी, अर्थात जितनी भी भाषाएं हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो अगर भारत की दृष्टि से, भारत के संविधान की दृष्टि से देखा जाए, तो वहां पर संविधान में अंकित हमारी 22 भाषाएं हैं। संविधान में अंकित कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जो प्रादेशिक भाषाओं के नाम से जानी जाती हैं। उन प्रादेशिक भाषाओं की सबकी मम्मी कौन है? संस्कृत। सबकी मां संस्कृत है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं हमारी। पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। लगभग कितनी भाषाएं हैं? 3000 से अधिक भाषाएं हैं, और उनकी भी सबकी मम्मी कौन है? संस्कृत है। जितनी भी भाषाएं आई हुई हैं, सबकी जननी संस्कृत है। तो संस्कृत को जननी क्यों माना गया है, ये वेदों ने स्पष्ट किया है। उसी के बारे में उन्होंने कहा है संस्कृत विश्व की सारी भाषाओं की जननी है, और भारतीय संस्कृति का आधार ही संस्कृत है। अर्थात हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो हम आज संस्कृति को अपना रहे हैं, और प्रत्येक क्षेत्र और व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका राजस्थान हो, कहीं भी हो, मध्य प्रदेश हो, कुछ भी हो, जहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जहां जैसे लोक नृत्य वगैरह और लोक गायन वगैरह जो भी हमारे पढ़ाए जाते हैं, और जिस प्रादेशिक भाषा के आधार पर जिस प्रदेश का निर्माण हुआ है, वो सारी भाषाएं कहीं ना कहीं हमारी संस्कृत की ही है। और इनकी जो संस्कृति अपनाई गई है, वो भी संस्कृत से ली गई है। संस्कृत ने हर प्रदेश की हर भाषाओं के आधार पर संस्कृति को निमित्त किया है। इसका व्याकरण और साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा संतुलित है। संतुलित का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, वही है संतुलन। ठीक, अर्थात जैसे कोई आप किसी एक धुरी पर, किसी अक्ष पर किसी चीज को रखते हैं और वो इधर उधर ना हो, तराजू का दोनों पल्ले बिल्कुल एक समान हो, वो हमारा संतुलित होता है। एक ऐसा तराजू में हो जाए
तो फिर वो क्या है, संतुलित नहीं है, दोनों समान रूप में संतुलित हों। अर्थात इनकी जो इसका जो व्याकरण है और इसका जो साहित्य है बिल्कुल संतुलित है। अर्थात व्यक्ति एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो वो बिल्कुल संतुलित और सुदृढ़ रूप से उस भाषा को सीख सकता है। अन्य भाषाओं की अपेक्षा संतुलित है, सुसंपन्न है। सुसंपन्न का मतलब इसमें शब्दों की कमी नहीं है। संस्कृत भाषा में शब्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे इतने शब्द हैं, हजारों की तादाद में शब्द हैं, करोड़ों की तादाद में शब्द हैं। इसका भी एक शब्दकोश बना हुआ है, जैसे जिसे आप डिक्शनरी बोलते हैं। हिंदी भाषा का शब्दकोश है, आंग्ल भाषा का शब्दकोश है और अन्यत्र सभी भाषाओं का शब्दकोश है। वैसे ही हमारी संस्कृत का भी क्या है, शब्दकोश है। ठीक, फिर उन्होंने कहा है कि यह सुदृढ़ भी है। सुदृढ़ का मतलब होती है बिल्कुल स्पष्ट, परिमार्जित, सुदृढ़ भाषा। और इसी महत्व को इस पाठ में उद्घाटित किया गया है। इसी महत्व के बारे में आज संस्कृत के बारे में यहाँ इस पाठ में चर्चा होने वाली है और इसी चर्चा को लेकर के यहाँ पर सारी बातों को रखा गया है, क्योंकि एक गुरु और शिष्य के बीच में यहाँ पर जो वार्तालाप होने वाली है वो गुरु और शिष्य की वार्तालाप के आधार पर ही यहाँ पर सवाल और जवाब होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुरु शिष्य के मध्य संस्कृत कक्षायाम। अब ये पाठ का पूरा सार दिया हुआ है, उन्होंने 4 लाइनों में पूरा सार दे दिया है। ठीक, पाठ का सार का मतलब जो एक इंपॉर्टेंट इसका पूरा उद्देश्य है पाठ का, वो इसमें बतलाया गया है, वो आप देखेंगे। लिखा है गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायाम संस्कृत भाषायाः महत्त्वं विषये रोचके संवादः पाठे अस्मिन् वर्तते। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धिं जिज्ञासा च प्रवर्तते। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिं अन्यम उपयोगम च दर्शयति पाठोयम। देख रहे हैं आप क्या बताया है, गुरु शिष्य मध्य। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि गुरु और शिष्य के मध्य में, मैंने आपको बोला गुरु शिष्य के मध्य में, मैं कहां से आ गया है। ठीक, चलिए गुरु और शिष्य और मध्य तो लिखा हुआ है, गुरु शिष्य के मध्य में, मैं जो आया हुआ है वो यहां से आया है, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन जैसे रामे वैसे ही बनेगा हमारा क्या, मध्य। ये लिखा हुआ है मध्य, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और ये भी हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ध्यान रखना। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, देखें, कारक चिन्ह। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह जो हमारा होगा मैं पर दिया हुआ है, मैं पर। तो इसमें इसीलिए आ गया गुरु शिष्य के मध्य में, गुरु शिष्य के मध्य में संस्कृत कक्षायाम, संस्कृत की कक्षा में। इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। देखिए मध्य जो रूप चला हुआ है ये आकारांत होने की वजह से चला है और कक्षा के रूप चलेंगे आकारांत स्त्रीवाची के समान, रमा के समान चलेंगे, ध्यान रख लेना। तो रमा के रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे, रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे। ठीक, वैसे चलेगा कक्षा कक्षाम कक्षया कक्षायै कक्षायाः कक्षायाः कक्षायाम हे कक्षे। ये देखें यहां पर कक्षा के रूप चलेंगे, कक्षा कक्षाम कक्षया कक्षायै कक्षायै कक्षायाः कक्षायाः कक्षायाम हे कक्षे। संबोधन नहीं लिख रहा हूं अभी, तो आप केवल बस इसको देख लीजिए। ये लिखा है रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम। ठीक, यहां से आप लोग बस ध्यान रखना है कि जब भी कोई रूप बनेगा तो आपको एक रूप सीखना है और सारे रूप आपसे बनेंगे। जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इनके सबके एक एक रूप सीखिए, सारे रूप बन जाएंगे। जैसे रमा आकारांत स्त्रीवाची शब्द है, अब रमा के समान आप देखेंगे तो इसमें आपका कक्षा चल जाएगा, भाषा चल जाएगा, कथा चल जाएगा, लता चल जाएगा,
पुष्पा चल जाएगा, राधा चल जाएगा, सीता चल जाएगा, सारे रूप ऐसे समान चल जाएंगे। देखें, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे, कक्षा कक्षाम कक्षया कक्षायै कक्षायाह कक्षायाह कक्षायाम हे कक्षे। बनेगा। तो यहां पर आया हुआ है कक्षायाम, संस्कृत कक्षायाम। देखिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन लिखा हुआ है कक्षायाम, और सप्तमी विभक्ति का अभी अभी मैंने आपको चिन्ह बताया है, कारक चिन्ह जो होता है वो होता है मैं या पर, दो में से एक चिन्ह होता है। तो उन्होंने कहा है गुरु शिष्य के मध्य में, संस्कृत कक्षा में, गुरु शिष्य के मध्य में और संस्कृत कक्षा में, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की। अब देखना यहां भाषायाः लिखा हुआ है, भाषायाः, तो इसमें भाषा के रूप चला दीजिए। देखिए बड़ा आ इसमें भी है, बड़ा आ इसमें भी है और बड़ा आ इसमें भी है। देखें यहाँ बड़ा आ है ना, तो इन तीनों के समान एक समान रूप चलेंगे। कैसे? कक्षा कक्षाम कक्षया कक्षायै कक्षायाः कक्षायाः कक्षायाम हे कक्षे, भाषा भाषाम भाषया भाषायै भाषायाः भाषायाः भाषायाम हे भाषे। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर देखें कक्षायाः कक्षायाः भाषायाः भाषायाः, पंचमी और षष्ठी में एक समान बनेगा भाषा का। यहां पर लिखा हुआ है संस्कृत भाषायाः। ठीक, तो यहां सर पंचमी माने कि षष्ठी माने ये बताइए। अब यहां पर स्पष्ट करेगा पूरा इसका अर्थ। गुरु शिष्य के मध्य में, संस्कृत कक्षा में, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में, महत्व के विषय में, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में, संस्कृत भाषा के आ रहा है ना, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में। ठीक, तो यहां पर के चिन्ह आ रहा है, मतलब इसका षष्ठी विभक्ति ही होगा। क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है कौन? का, के, की, का, के, की। ठीक, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होगा का, के, की। यहां पर भी इसमें पूरे शब्द में माना जाएगा षष्ठी विभक्ति का एक वचन। फिर इसमें लिखा है महत्व विषय, विषय में जैसे राम का रूप अभी रामे देखा था वैसे ही बनेगा विषय, मतलब रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखा है रामे, वैसे ही बनेगा विषयम विषयम विषयण विषयाय विषयात विषयस्य विषयी। सप्तमी विभक्ति में विषय, तो यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो फिर आ जाएगा वही हमारा चिन्ह में आ जाएगा और अर्थ निकलेगा गुरु शिष्य के मध्य में, संस्कृत भाषा, संस्कृत कक्षा में, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में, रोचक संवाद पाठे अस्मिन् वर्तते। इस पाठ में इसमें रोचक संवाद क्या किया गया? वर्णित किया गया है। अर्थात संस्कृत की कक्षा है और संस्कृत की भाषा है, और संस्कृत भाषा के विषय में गुरु और शिष्य के दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक रोचक संवाद छिड़ा हुआ है। रोचक संवाद का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है। उस वाद और विवाद को लेकर के यहां पर बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तो उन्होंने क्या कहा? पाठे अस्मिन में देख लें, पाठे प्लस अस्मिन बराबर पाठे अस्मिन। तो यहां पर हमारी क्या है? पूर्व रूप संधि हो गई है, पाठे प्लस अस्मिन। पाठे प्लस अस्मिन में कौन सी संधि लग गई है बेटा? इसमें पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि में पहले पद में अगर ए या ओ आ जाए, ए या ओ आ जाए और उसके बाद ह्रस्वकार आए, तो दोनों आ को मिला करके यहां अवग्रह कर दिया जाता है, अस्मिन, पाठे अस्मिन, ऐसे बन जाएगा पाठे अस्मिन। ठीक, तो ये आ हमारा अवग्रह के रूप में खंडाकार आ के रूप में परिवर्तन कर लेगा। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने कहा है अनेन संवादेन छात्राणाम ज्ञान वृद्धिम जिज्ञासा च प्रवर्तते। अनेन माने इसके द्वारा, इस संवाद के द्वारा, छात्राणाम माने छात्रों की ज्ञान की वृद्धि और जिज्ञासा, दो भी, ज्ञान की वृद्धि भी होगी, उनकी जिज्ञासाएं भी बढ़ेंगी। संस्कृतस्य
व्यापकत्वम शब्द रचना शक्तिम अन्य उपयोगम च दर्शयति पाठोयम। और संस्कृत की व्यापकता और शब्द रचना की शक्ति के उपयोगों को यहाँ पर प्रदर्शित करके इस पाठ में वर्णित किया गया है। देखें, अनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, संवादेन में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। छात्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा, छात्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ज्ञान वृद्धि में प्रथमा का एक वचन, जिज्ञासा प्रथमा का एक वचन, चा माने और, प्रवर्तते माने बढ़ेगी या बढ़ता है या वहां पर प्रवर्तित की गई है। और संस्कृत में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। व्यापकत्वम में त्वम प्रत्यय कत्वम, ठीक, व्यापक त्वम तो यहां पर लगा हुआ है। और शब्द रचना शक्तिम तो शब्द की रचना की शक्ति, अन्य उपयोगम च दर्शयति दर्शयतः दर्शयन्ति, लट लकार कर्मवाच्य की क्रिया यहां पर लगी हुई है, ठीक, प्रथम पुरुष एक वचन की। पाठोयम, पाठा प्लस अयम तो यहां हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, ठीक। अब यहां पर उन्होंने कहा गुरु शिष्य के मध्य में संस्कृत की कक्षा में, इस पाठ में गुरु शिष्य के मध्य में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा की महत्व के विषय में रोचक संवाद का वर्णन हुआ है। अनेन संवादन, इस देखिए इसके द्वारा, इस संवाद के द्वारा छात्रों की ज्ञान वृद्धि और जिज्ञासा पर प्रकाश डाला जाएगा। संस्कृत की व्यापकता, शब्द रचना शक्ति और अन्य उपयोग यहाँ पर क्या है, प्रदर्शित किए गए हैं, दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। अनुवाद देखें, इस पाठ में संस्कृत कक्षा में गुरु शिष्य के बीच संस्कृत भाषा का महत्व विषय पर एक रोचक संवाद है। इस संवाद के माध्यम से छात्रों की ज्ञान में वृद्धि तथा संस्कृत भाषा के प्रति उनमें जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ में संस्कृत की व्यापकता, शब्द रचना शक्ति तथा उसके अन्य उपयोग को भी दिखाया गया है या बताया गया है। समझ में आ गया बेटा, ठीक। ये आपका पूरे पाठ का सार है जो उन्होंने दिया है 4 लाइनों में, तो इस सार को अच्छे से आप समझ लीजिए। पूरे पाठ में यही सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब यहां से आपका पूरा पाठ पैराग्राफ के आधार पर चालू होगा और ये हमारा एक नाटक की तरह होगा। कैसा होगा, नाटक की भांति होगा, मतलब यहाँ संवाद होंगे, कुछ पात्र होंगे और पात्रों के द्वारा कथोकथन कहे गए हैं। अब ये परीक्षा में कैसे आएंगे सर, तो जैसे उन्होंने दे दिया है कह नाम संस्कृति, एतस्य वाक्यम, जैसे उन्होंने पूछ लिया एतस्य वाक्यम कह कथ है, तो ये वाक्य किसने कहा है, का नाम संस्कृति, तो आपको बताना पड़ेगा आंसर में राजीवा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि कौन सा कथन किसका है, आप लोगों को ये कहानी जब तक सेटअप के साथ आपके दिमाग में और सिस्टम से नियम पूर्वक एक क्रमबद्धता के साथ नहीं बैठेगी तब तक आपको ये कथन समझ में नहीं आएंगे। कथन कैसे, और सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि कथन के अर्थ भी आपको आने चाहिए। जैसे उन्होंने सबसे पहले देखिए शिक्षक की बात करें तो सबसे पहले शिक्षकः लिखा हुआ है। पहला हमारा जो भी है संवाद है, जो हमारे पात्र हैं वो शिक्षक की भूमिका में है, ठीक। पहले पात्र शिक्षक है और शिक्षक क्या कहते हैं, देखिए संस्कृत शिक्षक कक्षा प्रविशति छात्राः स्वस्थान उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। संस्कृत के शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक। संस्कृत शिक्षक कक्षा में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब यहां देखें संस्कृत शिक्षिका प्रथमा विभक्ति, कक्षा में द्वितीय विभक्ति और प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति, ऐसे हमारा रूप चलेगा। तो कर्मवाच्य की क्रिया यहां पर प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु से तिप प्रत्यय लग करके प्रविशति बन गया है और ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, ठीक। संस्कृत के शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः स्वस्थानाय, छात्राः यहाँ बहुवचन लगा हुआ है, छात्राः जैसे बनता है रामाः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बना हुआ है बेटा, ठीक। रामः रामौ रामाः, वैसे बनेगा छात्रः छात्रौ छात्राः, ठीक। तो छात्राः छात्रौ छात्राः, रामः रामौ रामाः। स्वस्थान उत्थाय, स्वस्थानात् उत्थाय, तो यहां पर स्व माने स्वयं अपने और स्थानात् माने स्थान से, पंचमी विभक्ति लगी है यहाँ, ठीक। उत्थाय माने उठ करके, उत्थाय माने उठ करके, अर्थात अपने स्थान से उठ करके अभिवादनम कुर्वन्ति माने अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। किसका, कक्षा में। कक्षा में जैसे ही शिक्षक प्रवेश करते हैं तो आप लोग देखते हैं जब स्कूल में जाते हैं कि क्लास में कोई भी टीचर आते हैं तो हम लोग उठ करके उनका सम्मान करते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी है हम, और गुड मॉर्निंग जो भी बोलते हैं, नमस्कारम, सुप्रभातम, जो भी एन प्रकार है अपने विद्यालय में हम लोग बोलते हैं, तो नमस्ते बोलते हैं, ठीक। तो उस प्रकार से
वो यहाँ पर भी कक्षा, एक तरह से ये कक्षा इनकी चल रही है और कक्षा में एक शिक्षक और एक शिष्य के प्रति यहाँ पर संवाद पैदा होगा। वो कैसे? जैसे ही शिक्षक संस्कृत कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्रों के द्वारा उनके स्थान से उठ करके उनका अभिवादन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। ठीक, तो छात्रा में हमारा बहुवचन लगा हुआ है स्वस्थानात। यहां पंचमी विभक्ति देख लीजिए कैसे बनेगा, स्व अलग हो जाएगा, स्वस्थानात, जैसे रामात वैसे ही स्वस्थानात। तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन लग गया है। और उत्थाय यहां पर आप बनेगा उत्थाय, ऐसे। अब आप इसको जोड़ेंगे तो यहां व्यंजन संधि लग जाएगी, पंचमी ता वर्ग के स्थान पर अपना ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, जैसे ता था दा। ठीक, यहां पर दा हो जाएगा, ता के स्थान पर दा, और ये ऊ आएगा तो यहां जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर दा में ऊ लगा हुआ है, आया है ना। अब यहां से ऊ हट जाएगा और ये हमारा जुड़ जाएगा, आधा ता था और या। ठीक, ये हो गया ना। तो अब ये स्व आगे जुड़ जाएगा, स्वस्थानादुत्थाय बन गया कि नहीं। तो यहां पर पंचमी विभक्ति। अभिवादनम, अभिवादन को कुर्वन्ती माने करते हैं। तो ये कुर्वन्ती जो लिखा हुआ है ये हमारा कहां से, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, करोति कुर्तः कुर्वन्ती। ठीक, ऐसे बनेगा, बहुवचनांत पद है। अब यहां शिक्षक, अब शिक्षक क्या कहते हैं देखिए। अब शिक्षक यहां से जैसे ही कक्षा में प्रवेश हुए शिक्षक, अब इसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु विश धातु बैठने के अर्थ में क्या है, बैठने के अर्थ में। तू ताम अंतु, यहां लोट लकार है, हमारा आज्ञावाची शब्द लगा हुआ है और उपसर्ग लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा है उपविशन्तु सर्वे, अर्थात सर्वे, सर्वा सर्वौ सर्वे। ठीक, तो सर्वे हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। उपविशन्तु सर्वे मतलब सभी लोग बैठ जाइए, ऐसा उन्होंने शिक्षक ने कहा। और स्वाभाविक है कि जब कक्षा में कोई, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि टीचर जैसे ही क्लास में आता है, आप खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, या प्लीज सिट डाउन ऐसे भी बोलते हैं, प्लीज बी सीटेड ऐसे भी बोलते हैं। तो वही है, उन्होंने कहा अपने स्थान पर बैठ जाइए। उपविशन्तु सर्वे, संस्कृत का टीचर है तो इसलिए संस्कृत में ही बात कर रहे हैं। ठीक, तो संस्कृत कक्षा में प्रविशति छात्रा स्वस्थानादाय उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति उपविशन्तु सर्वे, बैठ जाइए सभी लोग। अद्य संस्कृतस्य महत्वम कथयामि, अद्य मतलब आज, अद्य का मतलब आज, और संस्कृतस्य माने संस्कृत के, महत्व माने महत्व को, कथयामि माने कहूंगा। ठीक, कहता हूं, कहूंगा नहीं, कहता हूं। कथयामि है उत्तम पुरुष, लट लकार, वो लिट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रखना। ठीक, कथयामि। अब यहां पर देखें तो उन्होंने क्या कहा है, संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, महत्वम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, आज संस्कृत के, तो षष्ठी विभक्ति काके की, तो संस्कृत के महत्व माने महत्व को कहता हूं। ठीक, कहता हूं, कथयामि, कथयावः, कथयामः, ऐसे रूप बनेगा। ठीक, आज संस्कृत के महत्व को कहता हूं, तब रमेश कहता है। अब रमेश बोलता है, शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद हो रहा है कक्षा में। ठीक, तो रमेश, वहां रमेश नाम का छात्र है, वो बोलता है गुरुदेव। अब यहां संबोधन लग गया है, संबोधित कर रहा है कि गुरुदेव, अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम, गुरुदेव संस्कृत का भी अध्ययन लाभकर होता है। देखिए, संस्कृतस्य माने संस्कृत का, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, संस्कृत का, अपि माने भी। ठीक, संस्कृत का भी, अध्ययनम माने अध्ययन, लाभकरम माने लाभकर होता है, अच्छा होता है, संस्कृत का अध्ययन करना लाभकर होता है। ये किसने कहा, रमेश ने। आप लोग ये ध्यान रख लेना कि इसके कथन जरूर याद रखना, परीक्षा में एक दो कथन इस पाठ से जरूर आते हैं। इसके बाद शिक्षक कहता है, न जानासि वत्स, संस्कृत बिना न संस्कृति। न जानासि वत्स, क्या वत्स, क्या शिष्य तुम नहीं जानते हो। न जानासि वत्स, जानासी जो लगा हुआ है वो आप देखें कहां का लगा हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। न माने नहीं, जानासी माने जानते हो, और वत्स माने शिष्य या पुत्र। ठीक, तो न जानासी पुत्र, संस्कृत बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना हमारी संस्कृति नहीं है, ध्यान रखना। अब किसने कहा, ये शिक्षक कह रहा है कि संस्कृत के बिना हमारी संस्कृति नहीं है। अब राजीव बोलता है, ध्यान रखें, क्या बोलता है, राजीव बोलता है, का नाम संस्कृति। संस्कृति क्या है,
गुरुदेव संस्कृति क्या है? संस्कृति हम नहीं जानते हैं, संस्कृत के बिना संस्कृति होती है, लेकिन संस्कृति क्या है गुरुदेव ये भी नहीं हम जानते हैं, तो बताइए। तो शिक्षक बताते हैं। देखें अब शिक्षक क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि का नाम संस्कृति। संस्कृति क्या है गुरुदेव ये तो बतला दीजिए, राजीव कह रहा है। और यहां पर अपने शिक्षक कह रहे हैं ना जानासी वत्स संस्कृत बिना ना संस्कृति। ठीक, संस्कृत के बिना तो हमारी संस्कृति है ही नहीं है। तो राजीव कहते हैं का नाम संस्कृति। गुरुदेव संस्कृति भी बता दीजिए कि संस्कृति क्या है। तो अब शिक्षक क्या कहता है, देखिए शिक्षक कहते हैं संस्कृति ये आचारः विचारः भावनांच सन्ति यत्रेमे भवन्ति तत्रैव संस्कृति। अब यहां पर उन्होंने कह दिया है कि संस्कृत में संस्कृति क्या है। अब देखो संस्कृति को सुनो, संस्कृति क्या है। बोले कि आचार विचार, जिसके पास आचार है आचरण है, विचार माने जिसके अच्छे विचार हैं, भावनांचा अर्थात भावना, जिनके पास भावना है, भाव है, अच्छे भावों को रखने वाले हैं, ये सारी चीजें हैं। यत्र एमे भवन्ति, जो इसमें जिसके पास ये होते हैं, तत्रैव संस्कृति, वही संस्कृति कहलाती है, वहां ही संस्कृति होती है। संस्कृति संस्कृत में सप्तमी का एक वचन, एव माने ही, आचाराः प्रथमा का बहुवचन, और विचाराः में भी प्रथमा का बहुवचन, भावनांश भावना प्लस चा, तो भावना इसमें भी प्रथमा का बहुवचन, वैसे विसर्ग की संधि लगी हुई है। संति अस्ति स्था संति, ये भी प्रथमा का बहुवचन है। यत्रेमे यत्र इमे, यत्र प्लस इमे गुण संधि हो गई है। यत्रेमे भवन्ति भवति भवतः भवन्ति, तो यहां पर भी हमारा क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तत्रैव में वृद्धि संधि, तत्र प्लस एव, तो तत्रैव वृद्धि संधि हो गई है। संस्कृति ही प्रथमा का एक वचन। ठीक, वही संस्कृति है जहां पर आचार विचार और भावों की संवेदनाशील अच्छी से अच्छी बातें रखी गई हों, वही हमारी संस्कृति है। ठीक, तो यहां से देखिए अब थोड़ा ये पाठ आप लोगों को यहां से समझने की जरूरत है। यहां तो केवल वार्तालाप थोड़ी थी, उन्होंने पूछा है कि संस्कृत से क्या लाभ होता है, तो यहां से हमारा पाठ चालू हो गया है। फिर इसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा संस्कृति आचार विचार और भावों की भाषा है, तो पुष्कर बोल करके खड़े होते हैं। तब फिर पुष्कर खड़ा होता है, उसका भी अब जिज्ञासाएं हैं, छात्रों की अलग अलग जिज्ञासाएं, मनोभावनाएं उनकी जग रही हैं पूछने की। तो पुष्कर पूछता है कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा। बोले जनाः माने लोग। गुरुदेव ये पुष्कर कहता है, गुरुदेव जनाः, अरे लोग कहते हैं, कथयन्ति माने कहते हैं, लोग कहते हैं, यत् इयं मृता भाषा, यह तो क्या है, बोले मृत भाषा है, मरी हुई भाषा है संस्कृत, मृत भाषा है, जो मतलब डूब चुकी है, सुसुप्त सुप्त हो गई है। ठीक, बोले यह तो मृता भाषा, यह तो मृत भाषा है। और कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा, ये तो आपका ये वाला जो आपका वाक्य लिखा हुआ है, ये कथन बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। किसने ये पूछा है, ये पुष्कर ने पूछा है। किसके द्वारा कहा गया है, पुष्कर के द्वारा, ध्यान रख लेना। ठीक, फिर इसके बाद शिक्षका। अब शिक्षक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना आप इस बात को। ठीक, शिक्षक कहते हैं वत्स ज्ञानहीनास्ते अस्याम एव भारतीय भाषाणाम जीवनम अस्याः एव भारतीयाः भाषाः निर्गता एतदर्थं सा भाषाणाम जननी कथ्यते न इयं मृता भाषा अपितु अजरः अमरः चेति अद्यापि सह जीवति, अद्यापि सा जीवति। वत्स, अब यहाँ गुरु कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि वत्स, अरे शिष्य ज्ञानहीनास्ते, वो मूर्ख हैं जो ऐसा बोलते हैं कि संस्कृत हमारी मृत भाषा है, वो सब मूर्ख हैं, ज्ञानहीनास्ते, उनके अंदर ज्ञान की कमी है, मूर्ख हैं। अस्याम एव भारतीय भाषाणाम। ठीक, बोले हमारी भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं का जीवन कौन है, अस्याम एव, यह संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं का क्या है, जीवन है, जीवन है। अस्याम एव, यह ही है भारतीय भाषाओं का जीवन, यही है भारतीय भाषाओं का जीवन। भारतीय भाषा नाम में षष्ठी भक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, ज्ञानहीन प्लस आस्ते, तो ज्ञानहीनास्ते दीर्घ संधि लग गई है। ठीक, अस्याम प्लस एव, तो यहां गुण संधि हो गई है। अस्या एव भारतीया भाषा निर्गता,
ठीक, उन्होंने कहा है कि भारतीय जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सब इसी से निकली हुई हैं। किससे? संस्कृत से। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सब संस्कृत से ही निकली हुई हैं। एतदर्थम सा भाषाणाम जननी कथ्यते, इसी कारण से वह भाषाओं की जननी कही जाती। कौन? संस्कृत। बोले यही कारण है जिससे हम संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। सारी भाषाएं हमारी जितनी भी हैं, भारतीय भाषाएं और जितने भी विश्व की भाषाएं हैं, सारी संस्कृत से निकली हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। जननी कथ्यते। ना इयं मृता भाषा, यह मृत भाषा नहीं है, अपितु अजरा अमरा चेती। अपितु अजरा अमरा चेती, अजर और अमर है। मृत मरी हुई भाषा नहीं है, अपितु ये तो अजर और अमर भाषा है। अद्यापि सह जीवती, और आज भी वह जीवित है। आज भी वह जीवित है। ध्यान रखें। अब यहां पर देखेंगे भाषाणाम, यहां पर भी षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। कैसे रूप चलेंगे आप ध्यान रख लेना, रमा के समान चलेंगे। कैसे? रमा के समान। रमाह रमाह रमाभि रमाभ्या रमाभ्या, रमाणाम रमासु चलेंगे। और बहुवचन में रमाणाम बनेगा तो वहां बनेगा भाषाणाम। ठीक, कैसे रूप चलेंगे? रमा रमाम रम्या रमायै, रमाया रमाया रमायाम हे रमे, भाषा भाषाम भाषया भाषायै, भाषायाः भाषायाः भाषायाम हे भाषे। द्विवचन में देख लेना, रमे प्रथमा द्वितीया रमे रमे, तृतीया चतुर्थी पंचमी रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, षष्ठी सप्तमी रमाय रमियो रमियो, संबोधन है हे रमे। वैसे ही चलेगा, भाषे भाषे भाषायाम भाषायाम भाषायाम, भाषयो भाषयो हे भाषे। बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल रमा के समान। अब बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में रमा रमा रमाभि रमाभ्या रमाभ्या रमाणाम रमाशु हे रमा। वैसे चलेगा, भाषा 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 भी भाषाभ्या भाषाभ्या भाषाणाम भाषाशु हे भाषा। एक समान ध्यान रखना। तो यहां पर जो हमारे ये बनेंगे, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा। ठीक, जननी कथ्यते, जननी प्रथमा का एक वचन, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते एक कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की, ध्यान रखना। फिर ना इयम नेयम, ना इयम नेयम, यहां गुण संधि हो गई है, ना इयम नेयम। ठीक, तो यहां पर आपका गुण आ के बाद ई आने पर क्या हो गया है? गुण हो गया, इसलिए एक ही मात्रा लग गई है। नेयम मृता भाषा, यह मृत भाषा नहीं है, अपितु यह क्या है? अजरा अमरा चा इति, अर्थात यह अजर और अमर है। ठीक, चेती में भी चा प्लस इति, तो चेती, यहां पर भी आ के बाद ई आने पर गुण हो गया है। आ के बाद ई आने पर क्या हो गया है? गुण हो गया है, तो चेती बन गया। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्यापि दीर्घ संधि। ठीक, अद्य प्लस अपि दीर्घ संधि हो गई है, अद्यापि। सह जीवती, सह वह आज भी जीवित है, जीवती जीवतः जीवंती, आज भी वह क्या है? जीवित है। और अद्यापि सह जीवती, आज भी वह जीवित है। ठीक, अब यहां पर उन्होंने कहा, अब रमेश कहता, ध्यान रखना, पहले उसने कहा कि लोग कहते हैं कि यह तो मृत भाषा है। कौन बोला? पुष्कर। तो शिष्य गुरु जी ने समझा दिया है कि यह मृत भाषा नहीं है, सभी भाषाओं की जननी है। भारतीय भाषाएं सब इसी से निकली हैं। भारतीय भाषाओं का जीवन है संस्कृत, इसीलिए यह मृत भाषा नहीं है, अपितु यह हमारी अजर और अमर है और आज भी जीवित है, यह हमारी संस्कृत। फिर क्या? फिर इसके बाद रमेश कहता है, अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, भारतीय भाषाओं का ये जीवन है, भारतीय भाषाओं का ये जीवन है। शिक्षक कहता है, अथ किम, और क्या? और क्या? सर्वाः भारतीयाः, सर्वाः भारतीय भाषा संस्कृत भाषायाः ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषाएं, सभी भारतीय भाषाएं क्या हैं? बोली संस्कृत भाषा की ऋण को धारण करती हैं। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं,
विश्व की और चाहे अपने भारत की सभी भाषाओं की बात करें, जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं सब संस्कृत भाषा के ऋण को धारण करती हैं। ऋण की धारण की बात करता हूं, आपको फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, आप लोगों ने हेलो पढ़ा, कहां पढ़ा? इंग्लिश में। किस में पढ़ा? इंग्लिश में। और ये कब आया आपका? जब अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तभी से आप लोगों ने इंग्लिश देखी। कब आई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी? लगभग 1600 ईस्वी। आई कि नहीं आई? बोलिए। हाँ, तो प्रथम शताब्दी में ले जाना कालिदास को ले जाना प्रथम शताब्दी में। और उस समय कालिदास जी ने रघुवंश, वो क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में ये शब्द हला के रूप में लिख दिया। हला का मतलब होता है सुनो, और हेलो का मतलब भी होता है सुनो। ठीक है ना? हेलो कौन, ऐसे बोलते ना, हेलो। ठीक, तो ये हला शब्द से हेलो आया है। तो कौन पहले आया? कालिदास। संस्कृत आया और संस्कृत से हेलो बना। अब देखना, आप लोग पढ़ते हैं क्या? कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट। ये कौन सा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। कब आई इंग्लिश? 1600। ठीक, आप कुछ नहीं, कालिदास जी के ही ग्रंथ उठा लो। अभी और मैं ज्यादा किसी की बात नहीं, बहुत सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे, लेकिन कालिदास के ही इसी अभिज्ञान शाकुंतलम में आया क्रमेलका शब्द का मतलब होता है उष्ट्र, ऊंट। उष्ट्रा और क्रमेलका ऊंट होता है, और इसी शब्द से आया है कैमल। अरे अंग्रेज भी ले गए हैं तो संस्कृत से ही चुरा करके शब्दों को लेकर के गए। समझ रहे ना? तो बहुत सारे शब्द हैं जो यहां से ले गए हैं, इसीलिए सारी भाषाएं संस्कृत को ऋण को धारण करती हैं। हिंदी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी में तो 90% शब्द संस्कृत के रखे हैं। पूरी व्याकरण आपको 2-4 शब्दों को मिला, छोड़ दो 2-4 टॉपिकों को, तो पूरे जितने भी टॉपिक हैं सब संस्कृत के हैं। ठीक, तद्भव को छोड़ दो, तत्सम जितने भी होंगे सब संस्कृत के होंगे। तो हिंदी आप कहीं से भी उठाओ, चाहे आप मैथ्स उठा लेना, खगोल शास्त्री आर्यभट्टियम ग्रंथ से उठाना तो गणित आपको मिल जाएगी, ज्योतिष शास्त्र उठाना तो गणित मिल जाएगी, अंक मिल जाएंगे। जितने भी अंक आए हुए हैं, जो आप जितनी भी डिजिट पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 से लेकर के जितनी भी डिजिट पढ़ते हो मैथ्स में, सारी आपको संस्कृत में मिल जाएगी। लेकिन संस्कृत कब रच गई? कोई यथा समय नहीं है संस्कृत का। सबसे सर्व प्राचीन ग्रंथास्ति संस्कृतम। संस्कृत के सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलेंगे, किसी भी भाषा के और किसी भी लैंग्वेज के आपको नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कह दिया है कि अत किम, और क्या, सर्वः भारतीय भाषा, जितनी भी भारत की भाषाएं हैं संस्कृत भाषा की ऋण को धारण करती हैं। सब उधार लिए हुए, सब संस्कृत से उन्होंने चुरा चुरा करके, ले करके, मांग करके, कटोरा लेकर के दे दीजिए, कुछ शब्द दे दीजिए। आज भी संस्कृत के शब्दों को उठा करके, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान लीजिए और चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से मान लीजिए, सारी भाषाओं में आज भी वो सारे शब्द पड़े हुए हैं जो संस्कृत से लेकर के रखे गए। ठीक, अब बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाएं संस्कृत के ऋण को धारण करती हैं। अत्रैव प्राचीन वेद शास्त्रादि रचितम, और आज भी प्राचीन वेद शास्त्र आदि ये संस्कृत भाषा में ही रचे गए। फिर उन्होंने कहा कमालः, अब कमाल बोलता है। कमाल क्या बोलता है? शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम। शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत का शब्दकोश भी है क्या? देखें, संस्कृत ज्ञान के लिए चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। संस्कृत ज्ञान के लिए संस्कृत कोशो अपि, संस्कृत का कोश, शब्दकोश, कोश भी, शब्द संस्कृत शब्दकोश भी है क्या? कि माने क्या? ठीक, तो यहां पर देख लेंगे भाषाणाम में, यहां पर भी हमारा क्या षष्ठी विभक्ति है। सर्वा में हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ध्यान रखना। सर्वा सर्वौ शर्वाः। भारतीय भाषा में हमारा क्या लगा हुआ है? बहुवचनांत पद लगा है, षष्ठी विभक्ति भारतीय भाषाओं में। संस्कृत भाषाया, यहां पर भी हमारा लगा हुआ है षष्ठी का एक वचन। ऋणम धार्यति, धार्यता, धार्यन्ति, बहुवचनांत पद लगा है।
अत्रैव में वृद्धि संधि लगी हुई है, ध्यान रखना। प्राचीनम वेद आदि शास्त्रम, तो वेद प्लस आदि, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई। ठीक, शब्द ज्ञान आया मैं चतुर्थी का एक वचन। संस्कृत कोशो, कोश प्लस अपि, कोशः प्लस अपि, संस्कृत कोशोपि, तो यहाँ हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखना। उन्होंने कह दिया है कि जैसे ही पुष्कर ने पूछा है कि लोग कहते हैं कि ये मृत भाषा है, तो उन्होंने कहा वत्स, वो मूर्ख हैं जो ऐसा बोलते हैं। भारतीय भाषाओं का जीवन है संस्कृत, ये भारतीय भाषाएं इसी से निकली हुई हैं, ये तो इसी कारण से इसे हम जननी कहते हैं। यह मृत भाषा नहीं है, अपितु यह अजर और अमर है, अद्यापि सा जीवित है, और आज भी जीवित है। रमेश ने पूछा कि अस्याम भारतीय भाषाणाम जीवनम, यह भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो शिक्षक कहता है और क्या, सभी भाषाएं, सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा एक भाषा के ऋण को धारण करती हैं। अत्रे प्राचीन वेद शास्त्र आदि रस्तम, और इसमें ही, यहाँ ही, ठीक, क्या किए गए हैं, वेद शास्त्र आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। कमाल कहता है शब्द ज्ञान के लिए अगर हमें संस्कृत को सीखना है तो संस्कृत का क्या शब्दकोश भी है। अब देखें, अर्थ देख लेंगे पहले इसका, इसके आगे चलेंगे, फिर पूरे अर्थ को देख लेंगे जो अभी तक हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा है। ध्यान रखें, अर्थ लिखा है यहां से। शिक्षक कहते हैं संस्कृत शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं और छात्रगण अपनी जगह से उठ करके नमस्कार करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। यहीं से शुरुआत हुई था ना हमारा। फिर देखें शिक्षक क्या कहता है, सब बैठ जाएं, आज मैं संस्कृत भाषा का महत्व कहता हूं, बताता हूं। ठीक, रमेश कहता है गुरुदेव क्या संस्कृत का अध्ययन लाभदायक है। शिक्षक कहता है वत्स क्या नहीं जानते हो कि संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है हमारी। तो राजीव कहता है संस्कृति क्या है गुरुदेव, ये बतलाइए संस्कृति क्या है, संस्कृति के बारे में बतलाइए गुरुदेव। तो शिक्षक कहता है देखिए कि संस्कृत भाषा में ही हमारे आचार विचार और भावनाएं सुरक्षित हैं, जहां ये होती हैं वही हमारी, वहां ही संस्कृति होती है, वहां ही संस्कृति होती है। पुष्कर कहता है लोग कहते हैं कि यह तो मृत भाषा है। शिक्षक कहता है वत्स, ऐसा कहने वाले लोग ज्ञानहीन हैं, मूर्ख हैं, यह ही भारतीय भाषाओं का जीवन है, इसी से भारतीय भाषाएं निकली हैं, इसलिए ही वह भाषाओं की जननी कही जाती है। यह मृत भाषा नहीं अपितु बल्कि अजर और अमर है, आज भी वह जीवित है। आज भी वह क्या है, बोले जीवित है। संस्कृत भाषा आज भी बोले क्या है, जीवित है। रमेश कहता है क्या यह ही भारतीय भाषाओं का जीवन है, क्या यह ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। शिक्षक कहता है और क्या, सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा का ऋण को धारण करती हैं, इसी भाषा में वेद आदि प्राचीन शास्त्र भी रचे गए हैं, सारे शास्त्र इसी में रचे। कमाल कहता है क्या शब्दगान के लिए संस्कृत का कोई शब्दकोश भी है क्या गुरुदेव, बतलाइए गुरुदेव कि संस्कृत को सीखने के लिए किसी शब्दकोश की यहाँ शब्दकोश बना हुआ है, उस शब्दकोश को बतलाइए। तब यहां से फिर दूसरा हमारा पैराग्राफ चालू होता है। अब यहां से ध्यान रखना, पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है, जरूर थोड़ा संकेत देती जाइए, कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, ठीक, कि कहां पर क्या है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि ये क्लास हमारी अच्छी है तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको शेयर जरूर करना पड़ता है। ध्यान रखें, जितना भी आप अपने दोस्तों से चर्चा करेंगे, इसको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप उन लोग क्या है पढ़ेंगे, उतना हमारी भी क्लियरिटी होगी। ठीक, ध्यान रखें। दूसरे पैराग्राफ में शिक्षक क्या बोलता है, ध्यान रखें। शिक्षक ने कहा आम 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 आम, ठीक। अब यहां हाँ हाँ, प्राचीन नवीनांच अनेके संस्कृत शब्दकोशाः सन्ति। उसने पूछा कि इस संस्कृत में कोई शब्दकोश है क्या, तो गुरुजी कहते हैं, शिक्षक कहते हैं हाँ हाँ, संस्कृत में शब्दकोश हैं, प्राचीन माने पुराने भी हैं, नवीनांच और नए भी शब्दकोश बने हुए हैं। पहले भी पुराने शब्दकोश थे, कुछ सीमित थे, अब नए भी आ रहे हैं, कुछ विद्वानों के द्वारा संकलित किए जा रहे हैं। तो पुराने और नए शब्दकोश, अनेक प्रकार के शब्दकोश हैं। अनेके संस्कृत कोशाः सन्ति, अनेक प्रकार के संस्कृत के शब्दकोश हैं। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, तेन लक्षरसः शब्दाः निर्मीयन्ते, अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते। और क्या, देखिए बोले शब्द रचना विधि भी, व्याकरण भी, सब कुछ है। तेन लक्षरसा, कम से कम इसमें लाखों शब्द निर्मीयन्ते माने बनते, लाखों की तादाद में इसमें शब्द बने हुए हैं। और अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और अन्य भाषाओं को दिए भी गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अन्य भाषाओं को ये सारे शब्द दिए गए, बहुत सारी भाषाओं में बोले ये शब्द दिए गए हैं। और संस्कृत में अन्य लक्ष रसा माने लाखों से
ये केवल शब्द आपको समझाने के लिए लक्ष्य रखा गया है, और संस्कृत में तो अथाह शब्दकोश है, कोई पता नहीं है कितना शब्दकोश भरा पड़ा है। जितना आप जानने की इच्छा करोगे उतने शब्दकोश आपको बढ़ता जाएगा, जितनी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी उतनी शब्द बढ़ेंगे, ध्यान रख लेना। अब यहां देखें, आम आम ये हमारा हाँ हाँ, प्राचीना प्रथमा का बहुवचन, नवीना ये भी प्रथमा का बहुवचन, च मन और, अनेके अनेक प्रकार के तो सप्तमी का एक वचन, संस्कृत शब्दकोशा में प्रथमा का बहुवचन, अस्तिस्ता संति प्रथमा का बहुवचन, शब्द रचना विधि प्रथमा का एक वचन, और विसर्ग रहेगा यहाँ, और विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है। अपि व्याकरणे सप्तमी का एक वचन, व्याकरण में, वर्तते माने व्याकरण में है, शब्द रचना की विधि भी व्याकरण में है। तेन तृतीया का एक, सहतम तेन, सहतम तेन तृतीया का एक वचन, लक्ष्य रसा में प्रथमा का, शब्दाह में प्रथमा का बहुवचन, ठीक। निर्मीयते निर्मीयते निर्मीयन्ति, तो ये भी हमारा बहुवचनांत पद है। अन्यासु सप्तमी का बहुवचन, भाषासु सप्तमी का बहुवचन, अन्यासु और भाषासु ध्यान रख लेना, भाषा के रूप आपके चल जाएंगे। कैसे? राम के, उसके समान, रमा के समान। प्रदीयते प्रदीयते प्रदीयन्ते, ये बहुवचनांत पद है, कर्मवाच्य की हमारी क्रिया लगी है देने, प्रउपसर्ग पूर्वक दीयन्ति, दीयते दीयते दीयन्ते बनेगा, तो द धातु है देने के अर्थ में। तो पुष्कर क्या कहता है, ठीक, पुष्कर अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरही, और बोले इसका व्याकरण तो फिर बहुत कठिन होगा, अपूर्व होगा, बहुत बड़ा होगा। तो शिक्षक कहते हैं, शिक्षक क्या कहता है, देखे, अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत, अत्र माने हाँ, यहां पर, यहां पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे, संस्कृत व्याकरण की सबसे श्रेष्ठ व्याकरण, बोले वैयाकरण कौन थे? पाणिनि, श्रेष्ठ वैयाकरण। वैयाकरण क्या है? व्याकरणम अधीयते वेदन्ति व वैयाकरण। देखिए, व्याकरणम अधीयते वेदन्ति व वैयाकरण, अर्थात जो व्याकरण का पूर्णतः ज्ञान रख ले वह वैयाकरण है। व्याकरणम अधीयते, व्याकरण को धारण करने वाला, व्याकरण का निर्माण करने वाला ही वैयाकरण कहलाता है। व्याकरणम अधीते वेदन्ति व वैयाकरण आसीत, उन्होंने कहा अत्र, हाँ, यहाँ बोले पाणिनि से श्रेष्ठ कोई अभी तक वैयाकरण नहीं है, पाणिनि ही सबसे श्रेष्ठ वैयाकरणी थे। तत्सादृश न कुत्रापि वैयाकरण हो जाता है, अर्थात उनके समान न माने नहीं, कुत्रापि माने कहीं भी वैयाकरण हो जाता, कोई वैयाकरण नहीं हुआ है अभी। तत्सादृश, उनके समान, उनके समान कोई भी, कुत्रापि कहीं भी नहीं वैयाकरण जाता, कोई भी वैयाकरण नहीं हुआ है, अर्थात संस्कृत जगत में सबसे श्रेष्ठ वैयाकरणी पाणिनि जी हैं। प्रथमा का एक वचन, श्रेष्ठा में प्रथमा का एक वचन, वैयाकरणा में प्रथमा का एक वचन, आसीत माने था, हमारा लंग लकार का रूप बना हुआ है, ठीक। तत्सादृश, ये भी प्रथमा का एक वचन, कुत्रापि में दीर्घ, कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि दीर्घ संधि हो गई। वैयाकरण, ये भी प्रथमा का एक वचन है। जाता में भी हमारा क्या लगा हुआ है? जाता जन्म लेने के लिए हुआ, ठीक, कोई भी जन्मा नहीं है। लतिका, अब लतिका बोलती है, अब अभी तक सुरेश, पुष्कर, ठीक, महेश, ये हमारे कमाल चल रहे थे, अब लतिका बोलती हैं, किम पाणिनि समाना कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति, क्या पाणिनि के समान कोई भी, कुत्रापि कहीं भी वैयाकरण नहीं है, पाणिनि के समान कहीं पर भी कोई वैयाकरण नहीं है, ठीक। अब कौन कह रही है? लतिका कह रही है, लतिका। किम माने क्या? पाणिनि समाना, पाणिनि समाना, पाणिनि के समान, कुत्रापि में दीर्घ संधि हमारी, वैयाकरण, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, लेकिन ना होने की वजह से यहाँ ओ हो गया है, ठीक, पीछे व्यंजन है ना, इसलिए ओ हो गया है। शिक्षक कहता है आम अस्य उत्तर सर्वत्र मौनम अस्ति, हाँ। तो देखिए, जैसे ही लतिका ने पूछा क्या पाणिनि के समान, क्या पाणिनि के समान आप कोई दूसरा वैयाकरण है ही नहीं है, तो शिक्षक कहते हैं आम अस्योत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति, आपके हाँ हाँ इस उत्तर में सभी लोग आज तक मौन हैं। मौन समझ रहे हैं ना? इसके लिए कहीं पर कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, कहीं पर कोई प्रमाणित चीज नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही है? वो बोले जितने भी ग्रंथ हैं, सभी जितने भी ये प्रश्न उठे हैं, तो सब जगह सारे ग्रंथकार क्या रहते हैं? मौन रहते हैं, कोई इसका जवाब नहीं दे पाया है। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि पाणिनि के समान दूसरा कोई वैयाकरणी था ही नहीं, ना अभी तक हुआ है। जब पाणिनि के बाद अगर कोई पाणिनि से ज्यादा विद्वान आता है तो उसका नाम आता है,
ठीक, लेकिन पाणिनि से ज्यादा श्रेष्ठ अभी तक कोई वैयाकरणी नहीं हुआ, इसीलिए अस्य उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति। इस उत्तर में सभी लोग आज तक क्या हैं, बोले मौन हैं, किसी को कोई पता नहीं है कि इससे ज्यादा वैयाकरणी कोई है। शिक्षक जी ने कहा। अब रमा कहती है, रमा भी अब बैठी थी। सर देखिए, छात्र क्लास में बैठे हैं, सबकी जिज्ञासाएं जाग रही है कि मैं क्या पूछ लूं। रमा पूछती है गुरुदेव, मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर यंत्रे अपि संस्कृत सहायकम भवति। गुरुदेव, गुरुजी, मम पिता, मेरे पिता, कथयति माने कहते हैं, यत् संगणके, यह जो हमारी जो भाषा ये है संस्कृत, जो संगणके मतलब कंप्यूटर यंत्रे मतलब कंप्यूटर में भी संस्कृत सहायकम भवति, कंप्यूटर के कार्य में भी हमारी क्या है, संस्कृत सहायक होती है। हाँ देखिए, अब यहाँ गुरुदेव में संबोधन का एक वचन लगा है, मम माने मेरे, पिता माने पिता, प्रथमा का एक वचन है, कथयति कथ्यता कर्मवाच्य की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, यत माने जो, संगणके में कंप्यूटर यंत्र में सप्तमी का एक वचन, कंप्यूटर यंत्र सप्तमी का एक वचन, अपि माने भी, संस्कृतम माने संस्कृत की, ठीक, संस्कृत को सहायकम माने सहायक, भवति भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। तो यहां पर अब आप ध्यान रखना, तो आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के माध्यम, चाहे वो आप कोई भी कंप्यूटर की बात करें, चाहे डेस्कटॉप की हो चाहे लैपटॉप की बात करते हैं, अब ठीक, तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सब लोग जानते भी हैं। कंप्यूटर को हम संस्कृत में संगणक कहते हैं, हिंदी में भी इसी का नाम संगणक ही होता है, ठीक, संस्कृत का ही शब्द है संगणक। संगणक की सबसे, अर्थात कंप्यूटर की सबसे सुदृढ़ भाषा संस्कृत है। जब सबसे पहले संस्कृत वो कंप्यूटर बना, तब सबसे पहले उसमें संस्कृत भाषा ही टाइप की गई, इसीलिए यह हमारी कंप्यूटर की सबसे सहायक भाषा मानी जाती है संस्कृत। संस्कृत से अच्छी टाइप नहीं कर सकता है हमारा कंप्यूटर। संस्कृत सबसे सुदृढ़ भाषा है, जो संस्कृत को टाइप करता है उसमें फिर त्रुटियां नहीं होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है संस्कृत को, संस्कृत के शब्दों को, ध्यान रखना, ठीक। फिर इसके बाद शिक्षक क्या कहते हैं, अब देखना, रमा कह रही है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर की हमारी सहायक भाषा है, ध्यान रखना। तो शिक्षक कहते हैं सत्यम वदति ते पिता, सत्य कहते हैं तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी सत्य कहते हैं। अपिचा, और भी योग शास्त्रे पतंजलि कृत योग दर्शन अपि अपूर्वम, और योग शास्त्र में पतंजलि के द्वारा रचित योग दर्शन भी अपूर्व है संस्कृत में। योग दर्शन, योग शास्त्र, जो हम लोग योगा वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें सब, ये योग शास्त्र कहाँ से आया, सब संस्कृत में आया है। तो सत्यम वदति ते, ये षष्ठी का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, वैकल्पिक रूप, ते माने तुम्हारे, ठीक। अब यहां देखें, सत्यम वदति वदतः वदंती, तो यहां पर हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पिता प्रथमा का एक वचन, अपि माने भी, चा माने और, योग शास्त्र में सप्तमी का एक वचन, पतंजलि कृत, पतंजलि जी के द्वारा रचित, ठीक, योग दर्शन अपि, योग दर्शनम प्लस अपि अपूर्वम, ठीक। शिक्षक ने कहा सत्य कहते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी, सत्य कहा है उन्होंने, और योग शास्त्र पतंजलि जी के द्वारा रचित योग दर्शन में भी क्या है, अपूर्व है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कमाल कहता है। तब कमाला पूज्यवर, पूज्यवर किसके लिए किया कहा गया है, गुरुदेव, गुरु जी के लिए, शिक्षक के लिए। श्रूयते, पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृति क्रिया रूपाणी असंख्यानी संति, तो कमाल कहता है पूज्यवर गुरुदेव, सुना है कि जो संस्कृत के क्रिया रूप हैं वो असंख्य हैं। क्रिया रूप मतलब धातु है, मतलब जो हम कार्य करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, चलना फिरना, ठीक, नहाना, जितने भी हैं ये हम काम करते हैं, ये सब क्रियाएं हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि पूज्यवर गुरुदेव, मैंने सुना है कि जो संस्कृत की क्रिया रूपाणी माने रूप हैं, वह क्या है, असंख्यानी संति, असंख्य हैं, बहुत सारी हैं, ठीक। अब देखें यहाँ श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते, ये हमारा कहाँ का है, श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते। अब यहाँ ये आत्मनेपद की हमारी क्रिया श्रु धातु लगी हुई है सुनने के अर्थ में, ठीक। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ध्यान रखें। यत माने जो, संस्कृति में सप्तमी का एक वचन, क्रिया रूपाणी में क्रिया रूपम, क्रिया रूपे, क्रिया रूपाणी, प्रथमा का बहुवचन पद लगा है। असंख्यानी, ये भी हमारा प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्था संति, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। पूज्यवर, मैंने सुना है कि संस्कृत की क्रिया रूप असंख्य हैं, तो शिक्षक कहते हैं,
तब टीचर फिर क्या कहता है, देखें, सत्यम एतत्, सत्य, एतत् बिल्कुल सत्य है, धातवः एव द्विसहस्राधिकाः तेषां 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणि सन्ति। देखें, उन्होंने कहा सत्य है, ये सत्य है जो तुम कह रहे हो कि क्रिया रूप असंख्य हैं, तो बोले सत्यम धातवः, धातुएं ही 2000 से अधिक है, 2000 से अधिक तो हमारी धातुएं हैं। 2000 मतलब द्विसहस्राणि, द्विसहस्त्र अधिका, ठीक, 2000 से अधिक, तेसाम 10 लकारों, और उसमें क्या है 10 लकारों में, और ये हमारी जो 2000 से अधिक धातुएं हैं वो 10 लकारों में नाना रूपाणी भवंती, 10 लकारों में अनेक रूपों में हैं, 10 लकारों में अनेक रूपों में है, सर्वेषु लकारेषु सभी लकारों में 9 रूपाणी संति, 9 रूप है, सभी लकारों में 9 रूप हैं। तो बोले देख लो फिर कितने रूप बनते हैं। अब देखें यहां से, धातवाह धातु के रूप चलेंगे, जैसे साधवाह, जैसे गुरुवाह, जैसे हरयाह, वैसे बनेगा धातवाह। तो ये हमारा क्या बना हुआ है, प्रथमा का बहुवचन। बहुत सारी धातुओं की बात कर रहे हैं, तो एव माने ही, द्विसहस्त्राधिकाः में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक, बहुवचनात्, ठीक, यहाँ पर द्विसहस्त्राधिकाः, द्विसहस्त्राधिकौ, द्विसहस्त्राधिकाः, ठीक, तो बहुवचनांत पद है। तेसाम षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कहां से, ते ताम तई, तेभ्य तेभ्य तेसाम, षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, तत् के रूप है सर्वनाम। 10 लकारेषु में सप्तमी का बहुवचन पद लगा हुआ है, लकारेषु, रूपाणी रूपम रूपे रूपाणी प्रथमा का बहुवचन है, भवति भवता भवंती, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पद लगा हुआ है। सर्वेषु में भी हमारा सप्तमी का बहुवचन, लकारेषु में भी सप्तमी का बहुवचन लगा है। 9 रूपाणी, इसमें देखिए 9 रूपाणी में भी हमारा प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्था संति में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। चलिए आगे देखें, अब आगे उन्होंने क्या कहा है कि यहां से देख लें कि जो यहां पर बना हुआ है द्विसहस्राधिकाः तेषाम, षष्ठी का बहुवचन, और सत्यम एतत्, तो इन्होंने जो ये बताया है हमारा 10 लकारों में विभक्त हैं, 2000 से अधिक धातुएं हैं। आप देखें कि लकार टोटल इन्होंने कितने बतलाए हैं, 10 लकार बतलाए हैं, 10 लकार, और 10 लकार जो हमारे हैं लट लिट लिट लोट लेट लोट लंग लिंग लिंग लिंग, एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरा। उन्होंने कहा ये 10 लकार हैं हमारे, 10 लकारों में से केवल हमें एक लेट लकार है जो वेदों में प्रयोग किया जाता है, तो ये 10 लकार हमें आत्मनेय पद में भी पढ़ना है और परस्मैी पद में भी पढ़ना है, ध्यान रखना। तो ये लकारों को 2 पदों में बांटा गया है, आत्मनेय पद और परस्मैी पद, आत्मनेय पद और परस्मैी पद, ध्यान रखना, परस्मैी पद दो। अब यहां पर भी 10 लकार जाएंगे, यहां पर भी 10 लकार जाएंगे, ठीक। तो एक लकार में कितने रूप बनते हैं, 9, तो 10 लकारों में कितने बनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लकार है, सब में 9 रूप बनते हैं, ठीक। सारे लकारों में कितने रूप बनते हैं, 9 रूप बनते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो 10 गुणे 9 करो, कितने हो जाएंगे, 90, कितने हो गए, 90, अर्थात 10 लकारों में आत्मनेय पद में 90 रूप बनेंगे, और परस्मैी पद में भी तो 10 लकारों में 9 रूप बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 90। मतलब एक धातु अपने रूप का निर्माण 90 प्लस 180, 180 बार, एक धातु कितनी बार बनेगी, 180 बार बनेगी, और 2000 धातुएं हैं, तो आप काउंट कर लीजिए अब कितनी बार बनेंगी, कितनी धातुएं हो जाएंगी, असंख्य, असंख्य क्रिया रूपाणी संति, कितने हो गए, असंख्य क्रिया रूपाणी संति, 2000, ध्यान रख लेना, 2000 इंटू ये कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। कितना बना, 18 दूनी 36, देखें लगभग
कोई गिनती नहीं है। असंख्य का मतलब यही है, ये तो मैंने अपना ऐसे ही शॉर्टकट करने में बता दिया है। बाकी बहुत सारी धातुएं और अधिक हैं, 2000 से अधिक है, 2000 ही नहीं है, 2,000 2000 से अधिक धातुएं हैं और 10 लकारों के रूपों में विभक्त हैं। सभी लकारों में 9 रूप बनते हैं, निर्माण होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? अब यहां से देखें, अब शिक्षक के बाद पुष्कर कहता है। पुष्कर क्या कह रहा है? धातवो अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान। पुष्कर कहता है कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, ऐसा आपने कहा है। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, हाँ, वास्तविकता में 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, परस्मय पद और आत्मनेय पद 2 भागों में विभक्त हैं, लेकिन ठीक, फिर और कौन सी? बोले एक उभय पद भी होता है। ठीक, एक कौन क्या होता है? उभय पद। तो शिक्षक क्या कहते हैं, देखें, धातवो अपि त्रिधा भवन्ति, धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं, इति भवान उक्तवान, ऐसा आपके द्वारा कहा गया है। ठीक, तो शिक्षक कहता है आम, हाँ, केचिद आत्मने पदिनाः और केचिद परस्मै पदिनाः, केचिद उभय पदिनाः। कुछ आत्मने पद की और कुछ परस्मै पद की और कुछ उभय पद की भी धातुएं होती हैं। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार से ये 3 प्रकार की होती हैं। जो परस्मै पद और आत्मनेय पद दोनों में प्रयोग होती हैं, उनको हम उभय पद में रख देते हैं। वो उभय पद ही, उभय माने दोनों पदों में जो प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं वो हमारी उभय पदी धातुएं कहलाती हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बोले धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, धात्वः प्लस अपि, तो धात्वोपि। तो यहां विसर्ग संधि हो गई है। और त्रिधा 3, भवति भवता भवंती भवान, यहां रूप लगा हुआ है भू धातु का, और उक्तवान में यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है? वच धातु से सानच प्रत्यय लग करके हमारा उक्तवान बन गया है। अब यहां पर देखें, ते, ये भी हमारा बहुवचनांत पद लगा है, ते लगा हुआ है। ठीक, 3 प्रकार की होती हैं। तो सह तौ ते बहुवचनांत पद है। रहीम, अब रहीम क्या कहता है? तदा तो भाष्यम अतीव जटिला, तब तो ये भाषा क्या है? बहुत जटिल है, कठिन है। अब रहीम आ गया है, रहीम कहने लगे कि तब तो ये भाषा बहुत कठिन है, पढ़ने वालों के लिए कठिन नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन है, नो डाउट। ठीक, तो उन्होंने कहा तब तो तदा तु भाष्यम अतीव जटिला, तब तो ये भाषा क्या है? बहुत कठिन है। अर्थ देखें जरा, शिक्षक कहता है हाँ, प्राचीन यो नवीन अनेक प्राचीन एवं नवीन अनेक संस्कृत शब्दकोश हैं, व्याकरण में शब्द रचना विधि भी है, उसमें उनसे लाखों शब्द बनते हैं और अन्य भाषाओं में दिए जाते हैं। पुष्कर कहता है तब तो इसकी व्याकरण अपूर्व है। शिक्षक कहता है यहाँ पाणिनि नाम के एक श्रेष्ठ वैयाकरण थे, उनके समान कहीं भी कोई वैयाकरण नहीं हुआ, उनके समान कोई भी आज तक वैयाकरण नहीं हुआ। लतिका कहती है क्या पाणिनि के समान कहीं भी कोई वैयाकरणी नहीं हुआ? तो शिक्षक कहते हैं हाँ, इसके उत्तर में सब जगह आज मौन ही मौन धारण किया गया है, कहीं पर भी इसका कोई जवाब नहीं है। तो रमा कहती है गुरुदेव मेरे पिता कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर यंत्र में भी सहायक है। शिक्षक कहता है तुम्हारे पिता सत्य कहते हैं, और भी इसके अलावा योग शास्त्र में पतंजलि रचित योग दर्शन भी अपूर्व है। कमाल कहता है पूज्यवर सुना जाता है कि संस्कृत में क्रिया रूप असंख्य हैं। तो शिक्षक कहता है यह सत्य है, धातुएं ही 2000 से अधिक हैं, उसमें 10 लकारों में अनेक रूप हैं, सभी लकारों में 9 रूप होते हैं, सभी लकारों में 9 रूप होते हैं। और यह हमारी क्या है? इसमें धातुएं हमारी असंख्य होती। पुष्कर कहता है कि धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं, ऐसा आपने कहा है गुरुदेव? तो शिक्षक कहते हैं हाँ, कुछ आत्मनेपदी और कुछ परस्मैपदी और कुछ उभयपदी धातुएं होती हैं। रहीम कहता है तब तो यह भाषा बहुत ही कठिन है, तब तो यह भाषा बहुत ही कठिन है। आगे देखें, शिक्षक 3 नंबर के पैराग्राफ में अब शिक्षक क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखना। शिक्षक कहते हैं कि ननु सरलापि सा कठिनापि सा सामान्य प्रयोगे सरला गूढ़ विषय निरूपणे जटिला यथेक्षम प्रयोगम क्रियते। बोले ननु, बोले निश्चित तौर पर, ननु निश्चय ही, सरलापि भी सा वह सरल भी है और कठिनापि वह कठिन भी है, दोनों बातें आती हैं। देखिए उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चय
निश्चिंत आप बिल्कुल रहिए इस बात को लेकर कि जैसे ही उसने ये रहीम ने कहा कि यह तो बहुत जटिल और कठिन भाषा है, तो उसने कहा हाँ निश्चित मान करके आप चलिए कि एक बिल्कुल कठिन भाषा है, लेकिन सरलापी भी है और कठलापी भी है, कठिन भी है सरल भी है। सामान्य प्रयोग सरला, सामान्य रूप में जो प्रयोग की जाती है वह हमारी सरल है, और गूढ़ विषय निरूपणे जटिला, और इसको अगर और अंदर से अधिक प्रयोग करने की कोशिश करें तो कठिन भी है। यथेक्षम प्रयोगः क्रियते, इच्छा के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं, सरल रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और कठिन रूप में भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। सरलापी दीर्घ संधि, कठिनापी दीर्घ संधि, सा स्त्रीवाची हुआ है, ठीक, भाषा के लिए आया ना तो स्त्रीवाची सा आया है। सामान्य प्रयोग है सप्तमी का एक वचन, सरला में प्रथमा का एक वचन, गूढ़ विषय निरूपणे सप्तमी का एक वचन, जटिला में प्रथमा का एक वचन। यथा प्लस इक्षम यथेक्षम, गुण संधि, प्रयोग क्रियते क्रियते क्रियन्ते, ये हमारी कर्मवाची की क्रिया लगी है। रमा कहती है गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, गुरुदेव क्या विज्ञान भी संस्कृत में है, विज्ञान भी संस्कृत में है। अब देखें यहां पर विज्ञान भी हमारा क्या है, संस्कृत में है। गुरुदेव यहां संबोधन लगा है, किम माने क्या, विज्ञानानि प्रथमा का बहुवचन, अपि माने भी संस्कृति में हमारी सप्तमी का एक वचन, यहाँ ये प्रथमा का बहुवचन, ठीक। अस्ति स्तः सन्ति, सब शिक्षक कहते हैं। शिक्षक क्या कहता है देखें, किम कथ्यसी, क्या कह रही हो तुम, क्या कहती हो, भूगोल। गुरुदेव क्या विज्ञान भी संस्कृत में है, तो किम कथ्यसी, क्या कहते हो, भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टीयम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्धा। और क्या तुम देखो तो, बोले भूगोल उठा करके देखो, खगोल विषय देखो, भूगोल खगोल विषय में आर्यभट्टीयम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, ये हमारे विज्ञान के क्षेत्र में सारी चीज उठा करके देखो आप, सब कुछ संस्कृत में मिला हुआ है। कथयसी हमारा रूप बना हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। खगोल विषय में सप्तमी का एक वचन, आर्यभट्टीयम, भट्ट इयम प्रत्यय लगा हुआ है, बृहत संहिता इत्यादया, इति धन आदया इत्यादया, यहाँ यण संधि। ग्रंथा में प्रथमा का एक वचन बहुवचन लगा हुआ है, प्रसिद्धा में प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है। राजीवः अतः परम नास्ति किमपि, अतः देखें परम नास्ति किम, और कुछ नहीं है क्या। राजीव कहता है अतः परम ना अस्ति किम, नहीं है क्या, किम कोई भी नहीं है और दूसरा कुछ भी नहीं है। शिक्षक कहते हैं कथम नास्ति, कैसे नहीं है, बीज गणित। देखिए जैसे उन्होंने कहा कि भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टीयम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, तो अतः परम और दूसरा नास्ति किम, और कुछ भी नहीं है। तो शिक्षक कहते हैं कैसे नहीं है, बीज गणित चिकित्सास्त्रम भौतिक विज्ञानम रसायन शास्त्रम वनस्पति विज्ञानम वास्तु विज्ञानम विधि शास्त्रम संगीत शास्त्रम इत्यादीनि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति प्राचीनतम भारतीय विज्ञानम पठितव्यम। जितने भी हमारे भारत के जितने भी प्राचीन विद्वान और वैज्ञानिक रहे हैं, सब इनको पढ़ करके ही विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बोले बीज गणित को उठा लीजिए, चिकित्सा शास्त्र को उठा लो, आज जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए हैं सब चिकित्सा शास्त्र को पढ़ करके हुए। और क्या बोले, भौतिक विज्ञान को उठा करके देखो, भौतिक शास्त्र को देखो, रसायन शास्त्र को देखो, रसायन शास्त्रम वनस्पति विज्ञानम, वनस्पति के द्वारा आज जितनी भी जड़ी बूटियां जितने भी औषधियों का निर्माण हो रहा है सब वनस्पति विज्ञान को उठा करके। वास्तु विज्ञान की बात करते हैं, आज जो घरों का निर्माण होता है, जो हमारे नक्शे बनाए जाते हैं, सब वास्तु विज्ञान के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, विधि शास्त्रम, नियम शास्त्र के आधार पर। संगीत शास्त्रम, जो हम संगीत सीखते हैं, गायन सीखते हैं, सब संगीत शास्त्र इत्यादि नाम नाना ग्रंथ, इसी प्रकार के अनेक ग्रंथों में प्रकाशितानि सन्ति, हमारी संस्कृत प्रकाशित है। प्राचीन भारतीय विज्ञानम पठितव्यम, और प्राचीन भारतीय विज्ञान इसी से सबसे पढ़ करके हमारा यहाँ आया है। देखिए सब में देखते जाइए आप, नास्ति में दीर्घ संधि है, इनमें सब में देखिए ये भौतिक विज्ञान सब हमारे ग्रंथों के नाम इत्यादीनि, इति प्लस आदीनि, तो इत्यादीनि यहाँ पर हमारी यण संधि होगी। नाना ग्रंथेषु में सप्तमी का बहुवचन, प्रकाशितानि में प्रथमा का बहुवचन, सस्ति संति में भी प्रथमा का बहुवचन, भारतीयम मन भारतीय का विज्ञानम पठितव्यम, तो पठ धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, पठितव्यम। ठीक, आगे चले। रमा क्या कहती है, रमा कह रही है कि किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत उपयोगी है।
देखें जरा, किम माने क्या, प्रतियोगी परीक्षासु, प्रतियोगी परीक्षाओं में, सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में, संस्कृतम माने संस्कृत, उपयोगी, वर्तते माने उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, शिक्षिका कहता है प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपि इच्छुको विषयः। बोले बिल्कुल प्रायः, निश्चित, सभी प्रशासनिक, जितनी भी हमारी प्रशासनिक परीक्षाएं हैं, सब में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय के रूप में है। अगर आप संस्कृत से यूपीएससी, एमपीपीएससी और यूपीपीएससी देना चाहते हैं तो आप संस्कृत सब्जेक्ट इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपकी संस्कृत में रुचि है तो ऐच्छिका विषया, इच्छुक आपके, आप आईएएस भी बन सकते हैं संस्कृत से। तो ये परीक्षा हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी संस्कृत हमारी क्या है, ऐच्छिक विषय के रूप में रखी गई है। आप उसको लेकर के कर तो सकते हैं। रहीम, तब रहीम क्या कहता है, तदा तो यम अतीव उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है, तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है। शिक्षिका कहता है अथ किम, और क्या, पुष्कर कहता है तरही नूनमेव सर्वे रस्माभि मनोयोगेन संस्कृतम पठनीयम ध्येयम भाषा। उन्होंने कहा तब तो नूनम, निश्चित ही हम सभी के द्वारा, मनोयोग के द्वारा संस्कृत को पढ़ना चाहिए, ध्येयम भाषा, ध्यान से, धन्य है यह भाषा, धन्येयम भाषा, धन्य है यह भाषा। ठीक, यहां देखें परीक्षासु, प्रशासनिक परीक्षासु, तो सप्तमी का बहुवचन, संस्कृतम अपि, संस्कृत प्लस अपि, और इच्छिका प्लस विषयः, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। ठीक, इयम अतीव, तो इयम अलग हो जाएगा, अतीव अलग हो जाएगा, जुड़ गया है। उपयोगिनी भाषा नूनम सर्वे रस्माभि, सर्वैः प्लस अस्माभि, यहां विसर्ग संधि, तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। मनोयोगेन में तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। पठनीयम में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। धन्येयम, धन्य प्लस इयम, धन्येयम गुण संधि हो गई है। भाषा, बोले धन्य है यह भाषा, तब तो यह धन्य है भाषा। देखें अर्थ, देखेंगे शिक्षक, शिक्षक क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, यह सरल भी है और कठिन भी है। सामान्य प्रयोग में यह सरल है, किंतु गहन विषय के निरूपण में यह कठिन भाषा है। इच्छानुसार उपयोग की जाती है। रमा कहते हैं, रमा गुरुदेव क्या विज्ञान के विषय में भी संस्कृत में है, विज्ञान के विषय भी संस्कृत में है। तो शिक्षक कहते हैं क्या कहती हो भूगोल, क्या कहती हो, भूगोल तथा खगोल विषय पर आर्यभट्टीयम, बृहद संहिता इत्यादि प्रसिद्ध ग्रंथ है नहीं है। तो राजीव कहता है क्या और भी दूसरे नहीं है, और दूसरे नहीं है क्या, इतने ही ग्रंथ हैं। आगे देखें, तब शिक्षक कहता है कैसे नहीं है, बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, विधि शास्त्र, संगीत शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथों में प्रकाशित हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान को पढ़ना चाहिए, भारतीय विज्ञान को पढ़ना चाहिए। रमा कहती है क्या प्रतियोगिता की परीक्षाओं में भी, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी संस्कृत का उपयोग है, संस्कृत उपयोगी है हमारी। तो शिक्षक कहता है प्रायः सब जगह प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी एक ऐच्छिक विषय है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत हमारा ऐच्छिक विषय है। रहीम कहता है तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है। अगर ये ऐच्छिक विषय है, इसको अच्छे से अगर पढ़ लिया जाए तब तो यह बहुत ही ऐच्छिक विषय है। शिक्षक कहता और क्या, निश्चय ही है, निश्चय ही है। पुष्कर कहता है तब तो निश्चय ही हम लोगों को द्वारा मन लगा करके संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए, अर्थात हमें निश्चय ही मनोयोग के द्वारा, मनोयोग पूर्व संस्कृत पढ़ना चाहिए। यह भाषा हमारी धन्य है, संस्कृत भाषा हमारी क्या है, बोले धन्य है, धन्य है ऐसी भाषा जिससे सब कुछ हो सकता है। ये शब्दार्थ आ गए हैं, पाठ पूरा हो गया है। देखें पाठ के बाद अब यहां पर देखेंगे आपकी इसमें क्या दिया है, शब्दार्थ, संस्कृत के शब्दार्थों का कुछ अर्थ दिया हुआ है, इनको देखेंगे। अथ किम, हाँ अवश्य, अथ किम, हाँ अवश्य, अजरा, छीण न होने वाली, अजरा अजरा, लक्ष्य रसः, लक्ष्य ससः, तो लाखों की संख्या में, निर्मीयन्ते माने रचे जाते हैं या बसते हैं, बनते हैं। त्रिधा, त्रि प्लस धा, तीन प्रकार के। जटिला, जटा प्लस इलच प्रत्यय से बनेगा, उलझी हुई या कठिन भाषा, जटिला, जटिल भाषा। गूढ़, गुह धन कित प्रत्यय से गूढ़ बनेगा, और जिसका अर्थ है कठिन या भारी। यथेक्षम,
इच्छा के अनुसार मनोयोगेन माने मन लगा करके, निर्गता माने निकली हुई भाषा। शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद संस्कृत की कुछ व्याख्या दी गई है। यहां पर देखें, व्याख्या हमारी संस्कृत के शब्द की संस्कृत में ही होगी, ध्यान रखना। अथ किम आम निर्विवादम अजरा अनस्वरः न भवति जीर्णः लक्ष्यशः अनेक लक्ष्य संख्यायां निर्मीयन्ते रच्यन्ते त्रिधा त्रिविधा जटिलाः कठिनाः गूढ़ाः कठिनाः गहनाः यथेक्षम इच्छानुसारेण मनोयोगेन ध्यान सहितम निर्गताः उत्पन्नाः। व्युत्पत्ति देखें। अब इसमें व्युत्पत्ति में ध्यान रख लेना, यहां प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग किया जाता है। क्या किया जाएगा? प्रकृति प्लस प्रत्यय, दोनों को अलग अलग किया जाएगा। व्युत्पत्ति का मतलब ही है जहां से इनकी उत्पत्ति हुई हो। ठीक, प्रकृति और प्रत्यय को अलग किया। आप पहले तो ध्यान रखना कि ये आपकी प्रकृति है, जिसमें ये आपका चिन्ह लगा हुआ है अंडर रूट का। ये आपकी प्रकृति को दर्शाता है। किसको? प्रकृति को दर्शाता है। कहां से हमारा तद्धित, देखें कहां से ये हमारा आया हुआ है, ये हमारी प्रकृति को दर्शाएगा। ठीक, प्रकृति माने धातु। अब मूल इसमें जैसे धातु नहीं है तो आप प्रकृति इनको मान लोगे। ठीक, ये आपकी प्रकृति है। और पीछे लगने वाले सारे क्या हैं? ये आपके प्रत्यय हैं। पीछे लगने वाले आपके क्या हैं? ये सारे प्रत्यय हैं। और आगे जो लगे हुए हैं ये सब क्या हैं? उपसर्ग हैं। ठीक, तो आपको उपसर्ग भी मिल जाएंगे, आपको प्रत्यय भी मिल जाएंगे, आपको बीच की प्रकृति मूल धातु भी मिल जाएगी। मूल शब्द या मूल धातु, शब्द मिलेगा तो शब्द भी मिलेगा, और धातु होगी तो धातु भी आपको मिलेगी। ये आपकी मूल प्रकृति है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे देखें इसको। जैसे इसमें संस्कृति लिखा है तो सम उपसर्ग है, क्री धातु है और इक्तिन प्रत्यय है। इक्तिन प्रत्यय में ती आपका शेष रहेगा, ध्यान रखना। ना की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम तत्सलोपा से, और का की इत संज्ञा हो जाएगी लसक्वत तद्धिति से। सो दोनों का लोप हो जाएगा, केवल इसकी ई और ता मतलब ती बचेगी। ती बचेगी और सम धन क्री धन ती जुड़ करके संस्कृति बन जाएगा, सुटागम होकर के। ठीक, संस्कृतम सम उपसर्ग है, क्री धातु है और इसमें कित प्रत्यय है, तो इसमें आपका ता शेष रहेगा, का की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो लोप हो जाएगा, तो ता बचेगा। फिर यहां पर भी वही रहेगा, सम क्री धातु से कृत बन जाएगा संस्कृत, और बीच में सुट का आगम हो जाएगा, मकार का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक, संस्कृत बन जाएगा। उत्थाय में उद उपसर्ग है और स्था धातु है, तो उत्थाय। ठीक, यहां पर आपका लेप प्रत्यय में या शेष रहेगा, लाकी और पाकी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। ध्यान रखना आप, इसमें आपका ती रहेगा, इसमें आपका ता रहेगा, इसमें आपका या रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद यहां लिखा है मृता, तो यहां म्रिय धातु है। म्रिय धातु है, कित प्रत्यय है और टाप प्रत्यय, दो प्रत्यय दिए हुए हैं। ये स्त्री प्रत्यय है आपका, और ये आपका क्या है? कृदंत प्रत्यय। और इसमें आपका कृदंत प्रत्यय में इसमें ता शेष रहेगा और इसमें आशेष रहेगा, तो ये इससे बनेगा, तो इससे बनेगा मृ में इया की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, और मृत में आ जुड़ेगा तो मृता बन जाएगा। ठीक, अब यहां त्रिधा लिखा हुआ है, त्रि प्लस धा, ये तद्धित प्रत्यय है धा, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा त्रिधा। ये आपका ध्यान रख लेना, ये शब्द में जुड़ रहा है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ने वाले शब्द हमारे तद्धित कहलाते हैं, धातुओं में जुड़ने वाले शब्द हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, फिर आर्भट्टियम में आर्भट लिखा हुआ है और ये हमारा छा प्रत्यय लगेगा, तो आर्भट्टीय बन जाएगा। छा को ई आदि आयने ईने इयाम, ये फक खच घटाम छा, एक सूत्र है हमारा, आयने ईने इया, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा, तो यहां आर्भट्टीय बन जाएगा। ठीक, तो आयने ईने इया, ध्यान रखें। आगे देखेंगे, फिर तरही दिया हुआ है, तो ये हमारी देखो इसकी प्रकृति है, ये इसकी प्रकृति है, ये इसकी प्रकृति है। ठीक, इसमें भी हमारा तरही में तद रहेगा और ला की संज्ञा हो जाएगी, तद की यहां ताकि, और जुड़ जाएगा तरही। जीवनम में जीव हमारा देखिए धातु है और ल्योट प्रत्यय है और यू बचेगा। ठीक, ला की और टा की संज्ञा हो जाएगी, तो केवल यू शेष रहेगा। यू से युवोर नाकव सूत्र से अनादेश हो जाए, युवोर नाकव,
युवोर नाकौ, युवोर नाकौ, ये आपका सूत्र रहेगा। ये युवोर नाकौ सूत्र से यु को अन आदेश हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका जीवन, जीवन बन जाएगा, फिर रूप चल जाएगा तो जीवनम नपुंसकलिंग में। जटिला में जटा हमारा शब्द रहेगा, इलच प्रत्यय रहेगा और तो जटिल ये जुड़े टाप प्रत्यय जुड़ जाएगा, टाक चा की संज्ञा तो ये बन जाएगा जा टी, ठीक, ये जुड़ जाएगा ला जटिल, और यहाँ से आपका जब इलच प्रत्यय जुड़ेगा तो ये टा का छोटा टा हो जाएगा और टाप का आ आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा जटिला, ऐसे आपका जटिला बन जाएगा। ठीक, ये आपकी थी व्युत्पत्ति, इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना होता था। ठीक, ये आपकी अब आएंगी क्या संधि विच्छेदा, क्या आ गए संधि विच्छेद। अब इनको संधियों को अलग अलग करना है, संधियों को कैसे अलग अलग करेंगे ध्यान से देखना। ठीक, इसमें लिखा हुआ है ज्ञान ही नास्ति, क्या लिखा है ज्ञान ही नास्ति, ज्ञानहीना, ज्ञानहीना प्लस ते, देखें जरा ज्ञान हीना प्लस ते, तो विसर्ग संधि है सीधे सीधे। ठीक, विसर्ग संधि हो गई तो यहां पर आप देखेंगे तो विसर्जनीय से सह लगे जाएगा, कौन विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य नियस्य शाह, तो यहाँ सा हो जाएगा ये आपका इसमें, और ज्ञानहीन, ज्ञानहीन और शाह जुड़ जाएगा और ते, बस इसको मिला दो ज्ञान ही नास्ति, सीधे सीधे पद बनेगा ज्ञान ही नास्ति। वे ज्ञानहीन हैं या मूर्ख हैं, ज्ञान से हीन है या मूर्ख हैं, तो इसमें विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है नेयम, ना प्लस यम, तो यहां आपकी होगी कौन सी संधि गुण संधि, ना प्लस यम दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आपका गुण संधि कैसे हो जाएगी ध्यान रखें, यहां होगी गुण संधि, तो आ के बाद क्या आ गया है ई आ गया, आ के बाद ई आया है, आ के बाद ई आने के लिए यहां गुण संधि लगेगी और आद गुणः सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा आद गुणः, आद गुणः, आद गुणः सूत्र लगेगा। तो ये आद गुणः सूत्र हमारा क्या कहता है, पहले पद में ह्रस्व या दीर्घ आकार के बाद छोटा ई या बड़ी ई आती है तो क्या बनता है ए बन जाता है। ठीक, और अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है ओ बन जाता है, क्या बनता है ओ बन जाता है। तो यहां पर देखें आ के बाद ई आया है तो ए बन जाएगा, देखें छोटा आ के बाद क्या है ई है ना, और जब आ के बाद ई आता है तो ए बनेगा, तो दोनों को मिला देने पर ए बन गया, तो ना में से आ निकलने पर ना आधा हो गया और फिर आपका ए आ जाएगा बीच में, और यम में से देखिए ई निकल गया है तो केवल यम बचेगा। ठीक, और इसकी मात्रा इस पर लगेगी तो ने और यम जुड़ेगा नियम, बनेगा कि नहीं बनेगा नियम बन जाएगा। ठीक, तो यहां गुण संधि आपकी हो जाएगी इसमें, और इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखें फिर इसके बाद दिया हुआ है विधि रपि, क्या दिया है विधि रपि, विधि प्लस अपि, देखें जरा विधि प्लस अपि, विधि प्लस अपि दिया हुआ है ना, विधि प्लस अपि तो विधि रपि, विसर्ग के स्थान पर फिर वही हमारा चलेगा विसर्जनीय से सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीय से सह से क्या होगा विधि श प्लस अपि होगा। अब यहां पर और क्या लगेगा, फिर लगेगा सस जो सो रू, सस
जुसो रु, तो रु हो जाएगा विधि रु अपि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उपदेशे अजनुनासिकित, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत, सो इत संज्ञा हो जाएगी उ की, तो बचेगा आपका क्या, विधि र प्लस अपि, कुछ नहीं करना। अब आ को इसमें मिला दो तो र पूरा हो जाएगा, आ यहां से चला जाएगा, पी इसमें जुड़ जाएगा, विधि रपि, ठीक। तो यहां विसर्ग संधि, यहां आपकी विसर्ग, यहां आपकी गुण, और यहां आपकी विसर्ग संधि विधि रपि बन जाएगा। चलें आगे देखें। इसके बाद दिया हुआ है कोशोपि, कोशः प्लस अपि, कोशः प्लस अपि, कोशः प्लस अपि। अब यहां पर अतुरोर प्लुताद प्लुते से उत्तो हो जाएगा। वैसे तो देखिए विसर्ग के स्थान पर सीधा बोल सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है और विसर्ग संधि है, लेकिन यहां पर वास्तविकता में विसर्ग के अंतर्गत आने वाली संधि होती है उत्त संधि। कौन सी, विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि का योग होता है, और यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, पहले उ होता है और पीछे आ, और जो अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र लगता है वहां उ बनेगा, तो यहां आ, इसका आ और उ मिला करके ओ बनाएगा, और पीछे वाले आ का क्या करेगा, पीछे वाले आ का अवग्रह या खंडाकार आ में परिवर्तन करेगा, ठीक। तो ओ की मात्रा इसमें लगेगी तो ये बनेगा कोसो, क्या बनेगा, कोसो, और पीछे वाला आ होगा तो ये अवग्रह में जाएगा, जिसे आप खंडाकार संस्कृत में बोलते हैं, कोसोपि, क्या बन गया, कोसोपि बने गया कि नहीं बन गया। तो यहां पर विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग संधि ऊपर वाले में भी होगी, यहां गुण होगी, यहां विसर्ग होगी, ठीक। चलें आगे देखें, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ नास्ति, ना प्लस अस्ति दिया हुआ है, तो यहां दीर्घ संधि लग जाएगी, ना प्लस अस्ति, ना प्लस अस्ति दिया हुआ है, इसका आ ले लीजिए और अस्ति का आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, दोनों को मिलाकर बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो ना में से छोटा आ निकल जाएगा और अस्ति का आ हो जाएगा, ठीक। ये दोनों मिलाकर के आ हो गया, फिर यहाँ आधा सा और ती बच जाएगा, ठीक। तो ना की मात्रा आ में लिखेगी तो ना और आधा शा और ती क्या बन गया है, नास्ति हो गया है कि नहीं, नास्ति। तो यहां दीर्घ संधि है, लेकिन दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा लगेगा, यहां अकह शवर्णे, अकह शवर्णे, अकह शवर्णे दीर्घ, अकह शवर्णे दीर्घ सूत्र लगेगा। और इसमें नियम क्या रहेगा कि पहले छोटा आ और छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ, आमने सामने आते हैं तो क्या बनता है, बड़ा आ। फिर इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई, अगर आमने सामने हो तो क्या बनता है, बड़ी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, आमने सामने हो तो क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक। तो दोनों को मिलाकर के यहाँ देखिए दीर्घ संधि, यहाँ उन्होंने कहा है कि आ के बाद आ, आमने सामने कोई भी आ हो, तो यहाँ छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलकर के क्या हो गए हैं, बड़ा आ हो गए हैं, ध्यान रखना। तो सवर्ण वर्ण होना, अकह सवर्ण दीर्घा दिया हुआ है ना, सवर्ण एक समान वर्ण हो तभी यहां पर क्या होगा, सवर्ण दीर्घ होगा, ध्यान रखना। तो यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखेंगे, फिर दिया हुआ है सर्वैहि अस्माभि, सर्वैहि प्लस अस्माभि, सर्वैरस्माभि, सर्वैहि प्लस अस्माभि, सर्वैहि प्लस अस्माभि दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर सबसे पहले क्या होगा, देखें जरा, सर्वै शा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर अस्माभि, यहां कौन सा सूत्र लगेगा, अस्माभि, वही लगेगा विसर्जनीय से सह,
तो विसर्जनीय से सह से यहाँ पर हम विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, सा कर देंगे। विसर्जनीय से सह तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। और फिर इसके बाद लगेगा सस जुसो रू, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सस जुसो रू से रू हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, अस्मा भी ज्यों का त्यों, अस्मा भी होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद उपदेशी अजनुनासिक से इसकी ऊ की संज्ञा कर देंगे, तो यहाँ बनेगा सर्वई ही र प्लस अस्मा भी बनेगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आ इसमें रा में बन जाएगा, मिल जाएगा। सर्वई ही रस्मा भी, सर्वई रस्मा भी बन जाएगा। ठीक, तो दोनों ये हमारे इस प्रकार से बनेंगे। इसमें आपकी कौन सी संधि रहेगी, विसर्ग संधि, विसर्ग। इसमें कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। ठीक, आगे देखें, विसर्ग संधि पहली बात इसमें एक बार में देख लें। इसमें विसर्ग, इसमें आपकी गुण, इसमें आपकी विसर्ग और इसमें आपकी विसर्ग और इसमें आपके दीर्घ और इसमें आपकी विसर्ग। ठीक, ध्यान रखना, संधि 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 होगा कि नहीं होगा, संधि संधि संधि। ठीक, संधि संधि संधि। ठीक, चलिए, तो ये विसर्ग संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि एक बार में देख लीजिए आप इसको। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, आगे चलेंगे। आज की क्लास अब यहीं तक रहेगी। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को हम लोगों ने पूरा कर लिया है और बहुत कम समय में कर लिया है। ध्यान रख लेना कि बहुत कम समय में हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप देखेंगे तो आप लोगों का कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे होता है। लेकिन इसको हम लोगों ने फिर कंप्लीट चैप्टर समय को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हुए पूरा चैप्टर एक बार, ये परीक्षा के समय कंप्लीट चैप्टर क्यों दिया जाता है, एक बार जब हम लोग जब उसको पार्ट 1, पार्ट 2 के रूप में पढ़ लेते हैं, फिर क्या जरूरत है दोबारा पढ़ने की। हम लोगों को दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत क्या है, आप लोगों के लिए इसीलिए बनाए जाते हैं। इसमें समय कम रहता है और सारे चैप्टर पर हम नजर रख सकते हैं। परीक्षा के समय ये हमारे कंप्लीट चैप्टर बहुत उपयोगी होते हैं। तो ध्यान रखना, आप लोग कंप्लीट चैप्टर का उपयोग परीक्षा के समय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ भी होता है। आप लोगों को बाकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रख लेना, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से भी हो। ठीक, आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। ठीक, तो आप लोग बढ़िया से, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर करना है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नए वीडियो की अपडेट अगर चाहिए, आपको नए नए वीडियो सारे सब्जेक्ट के मिलना चाहिए, तो आप लोग बेल आइकन को दबाएंगे। और जिसको भी नोट्सों की जरूरत है तो वो नोट्स के लिए नीचे हमारे देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे, आप उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ अगले वीडियो तक के लिए बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।